एक सुंदर और सुशील लड़की थी। वो अपने दोनों भाइयों रोहित और सागर की बहुत लाडली थी। प्रिया की भाभियां भी प्रिया को उतना ही चाहती थी। पिता के निधन के बाद प्रिया की मां ने अकेले ही अपने तीनों बच्चों को पाला पोसा। अब प्रिया की भी शादी की उम्र हो गई थी, इसीलिए उसका भी रिश्ता देखा जा रहा था। अभी वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी प्रिया अपनी भाभियों और भाई रोहित के साथ कमरे में आती है। आओ बेटा, इनसे मिलो। ये आशीष हैं और ये इनकी माँ। आशीष के घर वालों को प्रिया एक ही नजर में पसंद आ जाती है। बहन जी, हमें प्रिया बहुत पसंद है। वाकई प्रिया बहुत सुंदर है, खासकर प्रिया के ये लंबे बाल। प्रिया अपनी होने वाली सास से अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती है। फिर कुछ देर बाद वो सब प्रिया और आशीष की शादी तय कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद, भाभी क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं चंदा, बस तुम्हारे भैया के लिए चाय बना रही हूँ। भाभी, एक कप मुझे भी दे दीजिए। पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चलें? अरे नहीं भाभी, हो सकता है ज्यादा देर तक मोबाइल चलाने से सर में दर्द हो रहा हो। कुछ देर में ठीक हो जाएगा। प्रिया लापरवाही से ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। आरती और सीमा प्रिया की शादी का जोड़ा खरीद कर लाती हैं, जो प्रिया को बहुत पसंद आता है। वाह भाभी, आपकी पसंद तो बहुत सुंदर है। अभी वो सब प्रिया के जोड़े को देख ही रही थी कि अचानक से प्रिया को सर दर्द शुरू हो जाता है। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं भाभी, अचानक से सर दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है? रुको, मैं अभी दवाई देती हूँ तुम्हें। सीमा ये कहकर जैसे ही उठती है, अचानक से प्रिया बेहोश हो जाती है। प्रिया को बेहोश देखकर उसकी दोनों भाभियां तुरंत अपने पतियों और माँ जी को बुलाती हैं। सागर देखिए, अचानक प्रिया बेहोश हो गई। सागर प्रिया को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया को होश नहीं आता। तभी रोहित आरती से पूछता है, आरती ऐसा क्या हुआ जो प्रिया बेहोश हो गई? हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक प्रिया के सर में दर्द होना शुरू हुआ और फिर थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गई। आरती की बात सुनकर रोहित, सागर और उनकी माँ भी परेशान हो जाते हैं। फिर वो लोग तुरंत प्रिया को अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर चेकअप करना शुरू करते हैं। तभी प्रिया के दोनों भाई डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब, क्या हो गया प्रिया को? डॉक्टर साहब, प्रिया इतने छोटे से सर दर्द से ऐसे बेहोश क्यों हो गई? रोहित और सागर, मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रिया के बेहोश होने का कारण सर दर्द नहीं है, बल्कि उसको कैंसर है और प्रिया का इलाज अभी मुमकिन है, इसलिए हमें इसका जल्द से जल्द इलाज करना होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर वहाँ खड़े प्रिया के परिवार वाले रोने लगते हैं। तभी डॉक्टर सबको रोता हुआ देखकर फिर से कहते हैं, देखिए, आप लोग परेशान मत होइए। इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, इसलिए अब दुनिया में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज मुमकिन है, इसलिए प्रिया के ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। डॉक्टर के समझाने पर रोहित उनसे कहता है, डॉक्टर साहब, प्रिया का इलाज कब तक चलेगा? क्योंकि कुछ ही दिनों में प्रिया की शादी होने वाली है। देखो रोहित, इलाज होने में थोड़ा समय तो लगेगा, अब कितना लगेगा ये मैं नहीं बता सकता। डॉक्टर की बात सुनकर सागर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, हम प्रिया के इलाज के लिए तैयार हैं। सागर के कहने पर डॉक्टर प्रिया का इलाज शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, भैया मुझे क्या हुआ है और ये मेरे बाल इतने झड़ क्यों रहे हैं? प्रिया परेशान होकर अपने भाइयों से अपने बालों के बारे में पूछती है। तभी रोहित डॉक्टर के पास जाकर उनसे पूछता है, डॉक्टर साहब, प्रिया के बाल इतने ज्यादा क्यों झड़ रहे हैं? असल में रोहित, बात यह है कि प्रिया की कीमोथेरेपी चल रही है, जिसके चलते प्रिया के बाल झड़ रहे हैं और आगे चलकर प्रिया पूरी तरह से गंजी हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर रोहित परेशान हो जाता है, लेकिन प्रिया को कुछ नहीं बताता। कुछ दिनों के बाद प्रिया पूरी तरह से गंजी हो जाती है। वो रोते हुए खुद को शीशे में देखती है। तभी आशीष और उसकी माँ प्रिया को देखने अस्पताल आते हैं। बहन जी, ये प्रिया को क्या हो गया? ये अचानक गंजी कैसे हो गई? बहन जी, प्रिया को कैंसर है, उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, इसीलिए वो गंजी हो गई। और ये तो बहुत बुरा हुआ बहन जी। आशीष उन दोनों की बातें सुनकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे लगता है कि हम जो बात करने आए हैं वो हमें कर लेनी चाहिए। हाँ बहन जी, असल में बात ये है कि मैं ये रिश्ता खत्म करने आई हूँ। आशीष की माँ की ये बात सुनकर प्रिया दुखी हो जाती है और फिर आशीष से कहती है, आशीष, तुम तो मुझे बहुत पसंद करते थे, फिर अब ऐसा क्या हो गया जिस वजह से तुम ये रिश्ता तोड़ रहे हो? हाँ प्रिया,
मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे लंबे बाल बहुत पसंद थे। लेकिन अब तुम पूरी तरह से गंजी हो चुकी हो और मैं एक गंजी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग मेरा मजाक बनाए कि मैंने एक गंजी लड़की से शादी कर ली है। आशीष अपनी बात कहकर अपनी माँ के साथ वापस चला जाता है। आशीष की बात सुनकर प्रिया का दिल टूट जाता है। कुछ दिनों के बाद में प्रिया खुद को संभाल लेती है और अपना इलाज शुरू करवा देती है, जिसकी वजह से वो पहले से थोड़ी ठीक होने लगती है, मगर वो अभी भी गंजी ही रहती है। एक दिन अस्पताल में एक रवि नाम का नौजवान डॉक्टर आता है। वो प्रिया का इलाज करता है। कैसी है मिस प्रिया आप? डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे बाल कब तक आएंगे? जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक आपके बाल पहले जैसे नहीं होंगे। रवि की यह बात सुनकर प्रिया दुखी हो जाती है। तभी रवि प्रिया से कहता है, प्रिया आप दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा डॉक्टर। मैं पहले जैसी कभी नहीं हो पाऊंगी, ना ही अब मुझसे कोई शादी करेगा। भला कोई क्यों किसी गंजी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करेगा? रवि प्रिया की बात सुनकर किसी सोच में चला जाता है। फिर वो दोबारा से प्रिया का इलाज करने लगता है। दिन गुजरते हैं। एक दिन अचानक रवि प्रिया के भाई के पास आता है और कहता है, रोहित, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात सुनकर मुझ पर गुस्सा करोगे, लेकिन फिर भी मैं आज एक बात ये तुमसे कहने आया हूँ। कौन सी बात डॉक्टर रवि? कहिए, आपको क्या कहना है? वो असल में मैं आपकी बहन प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। डॉक्टर, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। भला आप मेरी गंजी बहन से क्यों शादी करना चाहते हैं? क्योंकि मैं प्रिया को बहुत पसंद करता हूँ और मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि प्रिया के बाल हैं या नहीं। रवि की ये बात सुनकर रोहित खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। रोहित के घर में बात करते ही सब खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। तभी प्रिया रवि से कहती है, लेकिन रवि, मैं बिना बालों वाली दुल्हन बनकर कैसी लगूंगी? तुम बिना बालों के ही दुल्हन बनोगी, क्योंकि तुम मुझे बिना बालों के बहुत पसंद हो, मेरी बिना बालों वाली सुंदर दुल्हन। रवि की बातें सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और अपनी शादी की तैयारी करने लगती है। फिर धूमधाम से प्रिया और रवि की शादी हो जाती है। शादी के बाद रवि प्रिया का बहुत ख्याल रखता है और खुद ही उसका इलाज करता है, जिससे प्रिया की तबीयत में सुधार भी आने लगता है। रवि के साथ उसके माता पिता भी प्रिया से बहुत प्यार से पेश आते हैं। एक दिन प्रिया रवि से कहती है, रवि, आपको मुझ में ऐसा क्या नजर आया जो आपने मुझ जैसी गंजी लड़की से शादी कर ली? तुम मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी। क्या मतलब? मतलब ये कि बचपन में तुम जिसके साथ छुपन छुपाई खेलती थी, मैं वही रवि हूँ। रवि की बात सुनकर प्रिया खुश होकर कहती है, क्या सच में तुम वही रवि हो जो बचपन में मेरे साथ खेला करती थी? मगर तुम अचानक कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। प्रिया, असल में पिताजी के दूसरे कारोबार की वजह से मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया था। लेकिन मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता था, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करके फौरन यहाँ आ गया और तुमसे शादी कर ली। रवि की ये बात सुनकर प्रिया खुश हो जाती है। फिर रवि और घर वालों के प्यार और केयर से प्रिया पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद, चलो प्रिया, पार्टी के लिए देर हो रही है। रवि और प्रिया दोनों पार्टी में पहुंचते हैं, जहां प्रिया अपने लंबे बालों को खोलकर बहुत सुंदर लग रही थी। सबकी नजरें उसी पर थी। तभी दूर से आशीष प्रिया को एकदम ठीक देखकर उसके पास आता है और कहता है, तुम तो प्रिया हो ना? आशीष प्रिया को पहले जैसा देखकर पछताते हुए कहता है, प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें उस वक्त बहुत बुरा कहा था, तभी आज मुझे उसकी सजा मिल रही है। सजा? कैसी सजा? वो असल में जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई है, वो हमेशा से ही गंजी थी। उसने नकली बालों का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दिया और शादी कर ली। काश मैं तुमसे ही शादी कर लेता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। भाई, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके हो और प्रिया अब मेरी पत्नी है। कोई बात नहीं आशीष, बल्कि मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर तुम शादी से इनकार नहीं करते तो मुझे रवि जैसा इतना चाहने वाला इंसान कभी नहीं मिल पाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर प्रिया रवि का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए चली जाती है। श्रद्धा, किस सोच में डूबी हो? तुमने सारा सामान रख लिया है ना? जी अतुल, मैंने सारा सामान रख लिया है।
लेकिन क्या हमारा इतने दिनों के लिए घर जाना जरूरी है? तुम तो जानती हो श्रद्धा, हम इतने दिनों के लिए तुम्हारे मायके क्यों जा रहे हैं। अगर मेरे ऑफिस का जरूरी काम ना होता तो मैं कभी तुम्हारे मायके में ज्यादा दिन नहीं रुकता। ठीक है अतुल, मगर आप कोशिश करिएगा कि आपके ऑफिस का काम जल्द ही खत्म हो जाए। ओहो श्रद्धा, क्या हो गया है तुम्हें? हम किसी गैर जगह तो नहीं जा रहे हैं ना, जो तुम इतना परेशान हो रही हो। अतुल इतना कहकर अपनी पत्नी श्रद्धा और बेटे आयुष को लेकर श्रद्धा के मायके के लिए निकल जाता है। कैसी हो श्रद्धा? मैं ठीक हूँ भैया। क्या हाल चाल है बहनों जी? एकदम बढ़िया। आप दोनों कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, इन 2 सालों में क्या कभी अपने भाई भाभी की याद नहीं आई तुम्हें? ऐसी बात नहीं है भैया, बहुत याद आती थी आप दोनों की, मगर माँ के जाने के बाद मेरी यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं होती थी। कैसी बातें कर रही हो श्रद्धा? इस घर में माँ जी के अलावा तुम्हारे भाई और भाभी भी तो रहते हैं ना? अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस श्रद्धा थोड़ी इमोशनल है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। अरे तुम दोनों यही दरवाजे पर ही खड़े खड़े सारी बातें करोगे क्या? आओ अंदर आओ। प्रिया जाओ, जल्दी से मेरी छोटी बहन के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। भैया आप लोग इतना परेशान मत हो। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशान होने की क्या बात है छोटकी, मेरी बहन इतने समय बाद अपने घर आई है। हेमंत इतना कहकर प्रिया को चाय नाश्ता लाने भेज देता है। प्रिया नाश्ता लाकर टेबल पर लगाती है। नाश्ते में चाय बिस्किट और नमकीन देखकर श्रद्धा को अपनी माँ याद आती है और फिर वो अपने बीते समय को याद करती है। अरे वाह माँ, मेरे आने की खुशी में आपने इतना सारा इंतजाम कर डाला। हाँ और नहीं तो क्या, मेरी बच्ची इतने दिनों बाद अपने मायके आई है, मुझे तो ये सब भी कम ही लग रहा है। रुको, मैं तो तुम्हारी पसंद के समोसे लाना भूल ही गई। तुम यहीं बैठो, मैं किचन से समोसे लेकर आती। माँ के पकवान और उनकी मोहब्बत को याद करके श्रद्धा मन ही मन दुखी रहती है। श्रद्धा, मैंने तुम्हारा सारा सामान गेस्ट रूम में रख दिया है, अब तुम लोग आराम कर लो। भाभी, अगर आप बुरा न माने तो आप मुझे माँ के कमरे की चाबी दे दीजिए। मैं और आयुष के पापा उसी कमरे में रहना चाहते हैं। श्रद्धा, असल में हमने वो रूम ना रोमी को दे दिया है और तुम तो जानती हो बच्चों के रूम उनके खिलौनों से ही भर जाते हैं। प्रिया ये कहकर श्रद्धा को वो कमरा देने से साफ इनकार कर देती है। प्रिया की इस बात से श्रद्धा फिर से दुखी हो जाती है और फिर अपने मन में सोचने लगती है। जाओ छोटकी, तुम अपने रूम में सो। नहीं भैया, आज मैं माँ के कमरे में उनके साथ सोऊंगी। अरे अरे, तुम दोनों ऐसे बच्चों की तरह क्यों झगड़ रहे हो? माँ देखो ना, भैया मुझे तुम्हारे रूम से बाहर निकाल रहे हैं। बुरी बात है मन, बहन इतने दिनों बाद मायके आई है और तुम हो कि उसको परेशान कर रहे हो। तुम जाओ अपने रूम में सो, मेरी बेटी तो मेरे पास ही सोएगी। हेमंत मुस्कुराते हुए कहता है। हाँ हाँ, अब हमारी कहाँ चलेगी। देखा भैया, माँ मुझे आपसे ज्यादा प्यार करती है। श्रद्धा की बात सुनकर उसकी माँ उसे प्यार से देखती रहती है। श्रद्धा, क्या हुआ? कहाँ खो गई? जाओ अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। प्रिया के कहने पर श्रद्धा चुपचाप उदास होकर गेस्ट रूम में चली जाती है। अगली सुबह श्रद्धा उठकर किचन में जाती है और प्रिया से कहती है, भाभी नाश्ता बन गया है क्या? श्रद्धा, वो असल में तुम्हारे भैया बाहर से नाश्ता लाने गए, वो बस लेकर आते होंगे, तब तक तुम बाहर टेबल पर बैठो। भाभी, नाश्ता बाहर से क्यों आ रहा है? आपने खुद नहीं बनाया क्या? असल में मैं इतने सारे लोगों का खाना अकेले नहीं बना सकती, इसलिए मैंने बाहर से मंगवा लिया। पर भाभी, जब माँ जिंदा थी तो उनके रहते इस घर में कभी बाहर से खाना नहीं आया। हाँ, पर तुम ये भी तो देखो श्रद्धा, जब माँ जी थी तो उन्हें इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनाना पड़ता था। अभी वो दोनों यही बात कर रही थी कि तभी हेमंत नाश्ता लाकर प्रिया को देता है और फिर वो सब नाश्ता करते हैं। 2-3 दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। तब प्रिया श्रद्धा से कहती है, तुम्हें यहाँ आए 3-4 दिन हो गए और कितने दिन यहाँ रुकने का इरादा है तुम्हारा? प्रिया की ये बात सुनकर श्रद्धा फिर से अपनी माँ की यादों में खो जाती है। बेटी, तुम बस 2 दिन के लिए क्यों आती हो? रुको, मैं दामाद जी से बात करती हूँ। एक तो तुम इतने समय बाद आयुष को लेकर आई हो और आते ही भागने की रट लगा रखी है। माँ प्लीज, अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो अतुल को परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं होगी, तुम रुको, मैं अभी दामाद जी को फोन करके उनसे खुद बात करती हूँ। हेलो दामाद जी, वो मैं ये कह रही थी कि मैं श्रद्धा और अपने नवासे आयुष को कुछ दिनों के लिए अपने पास रोक रही हूँ, ठीक है? ठीक है माँ जी, अब मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? अरे क्या हुआ श्रद्धा, तुम फिर से कौन सी सोच में गुम हो गई? वो भाभी, असल में अतुल को यहाँ ऑफिस का कुछ जरूरी काम है, इसलिए हम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकने आए हैं। प्रिया श्रद्धा की बात सुनकर उसे घूरती है और फिर कहने लगती है, देखो श्रद्धा,
जब तक माँ जी जिंदा थी तब तक तुम यहाँ जितने दिनों के लिए भी आती थी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब माँ जी नहीं है और मैं अकेली तुम दोनों का इतना बोझ नहीं उठा सकती। तुम्हारे आने से मेरे घर का बहुत सारा काम बढ़ गया है, इसलिए लड़की मायके में 2 दिन के लिए आए तो अच्छा लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरी ये बात समझ आ गई होगी, इसलिए अब अपनी वापसी का सोचो। श्रद्धा रोते हुए प्रिया की सारी बातें सुन रही थी। तभी बाहर से हेमंत और अतुल अपने बच्चों के साथ घर में आते हैं और प्रिया की सारी बातें सुन लेते हैं। अतुल, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। श्रद्धा दुखी मन से अतुल से ये बात कहती है और फिर वो दोनों रूम में जाकर अपना सारा सामान पैक करने लगते हैं। इधर हेमंत गुस्से से प्रिया से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को घर से जाने को कहने की? भूलो मत, ये घर जितना मेरा है उतना ही ये घर उसका भी है। नहीं नहीं नहीं, बल्कि मैं गलत कह रहा हूँ। माँ ने तो ये पूरा घर ही श्रद्धा के नाम किया था। अगर श्रद्धा चाहती तो वो हमें इस घर से कब का निकाल चुकी होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हेमंत की ये बात सुनकर प्रिया हैरान होकर हेमंत से कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। माँ ने मरने से पहले ये घर श्रद्धा के नाम किया था, लेकिन श्रद्धा ने अपनी खुशी से ये घर मुझे दे दिया। और ये बात तुम्हारे अलावा हम तीनों को पता थी, मगर तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए श्रद्धा ने ये बात तुमसे छुपाई। प्रिया हेमंत की बात सुनकर दुखी हो जाती है और मन ही मन पछताती है। फिर सोचती है, मैंने वाकई श्रद्धा के साथ बहुत गलत किया, मुझे उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। प्रिया को कुछ सोचता देख हेमंत प्रिया से कहता है, अब जाओ और जाकर उससे माफी मांगो। अपने दिल में पछतावा लेकर प्रिया हेमंत के साथ गेस्ट रूम में जाती है, जहाँ श्रद्धा अपने सारे कपड़े सूटकेस में रख रही थी। श्रद्धा, मेरी छोटी बहन, क्या कर रही हो? अपने घर जाने की तैयारी कर रही हूँ भैया। ये भी तो तुम्हारा घर है छोटकी। नहीं भैया, ये मेरा घर नहीं है। नहीं छोटकी, ये तुम्हारे घर के साथ ही तुम्हारा मायका भी है। नहीं भैया, माँ बिन कोई मायका नहीं होता। श्रद्धा रोते हुए ये बात हेमंत से कहती है। श्रद्धा को रोता देख प्रिया भी रोने लगती है और रोते हुए श्रद्धा के गले लगकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो श्रद्धा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो औरत मेरी भावनाओं और मेरे ऐशो आराम के बारे में सोच रही थी, मैंने उसी का दिल दुखाया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। और रही बात इस घर की, तो ये घर तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। ये तुम्हारा मायका है छुटकी। प्रिया ये सब कहकर श्रद्धा से माफी मांग रही थी। तभी हेमंत भी श्रद्धा से कहता है, छोटकी, ये घर तुम्हारा है और मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो, और रही बात हमारी तो हम दूसरे घर चले जाएंगे। भैया भाभी, ये आप दोनों का घर है और मैंने आपको माफ किया भाभी, लेकिन आप दोनों इस घर को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात मेरी, तो ये मेरा मायका है, यहाँ मैं हमेशा आती जाती रहूंगी।